हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। और पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? बहते द्रव की ऊर्जाएं। तो बहते हुए द्रव में कितनी ऊर्जाएं होती है? 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसके लिए हमने इसका पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, ये सब हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे उसी के बेस पर बर्नौली का थ्योरम। किसका थ्योरम देखेंगे? बर्नौली का थ्योरम। तो स्विट्जरलैंड का जो भौतिकविद है, वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या था? डेनियल बर्नौली ने सर्वप्रथम तरल की चाल की ऊंचाई, तरल की चाल, ऊंचाई और दाब में क्या लिखा? तरल की चाल, ऊंचाई और दाब में एक संबंध बताया था। उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का प्रमेय किसके? एक तो पहले आदर्श द्रव पर आधारित है, आदर्श द्रव के लिए सत्य है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ना। आदर्श द्रव होना जरूरी है और ऊर्जा के संरक्षण का नियम तो पालन करेगा ही। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स डेनियल बर्नौली, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, मैंने टाइमिंग क्या था? 1700 से 1782। फ्रॉम स्विट्जरलैंड। कहाँ था? स्विट्जरलैंड। स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इट्स हाइट एंड प्रेशर। द रिलेशनशिप वाज नेम्ड इन द बर्नौली's theorem, which is in accordance with the law of conservation of energy, and it is applicable for an ideal liquid. इसका क्या था? जब कोई आदर्श द्रव को क्या बोलेंगे कि धारा रेखी, अश्यान और असंपेड़ी हो। किसी नली में धारा नहीं, किसी नली में, ऐसी नली में, असमान प्रच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के तो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा नियत रहती है। तो गणितीय रूप में मैंने इसको लिखा है। According to Bernoulli's theorem, when an ideal liquid में non-viscous and non-incompressible liquid flows through a pipe is streamlined condition, then at every point of its path, the total energy per unit volume, माने kinetic energy, pressure energy and potential energy remains constant. Mathematically हम इसको देख चुके थे। क्या है? प्रेशर प्लस हाफ dv² प्लस TGH कांस्टेंट। जहाँ P क्या है? प्रेशर, D है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, H क्या है? हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे कि मानक AB, देखिए आपने डायग्राम बनाया है, ए और बी दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान नहीं है। माना AB असमान परिच्छेद वाली एक नली है जिसमें कोई द्रव हो रहा है। ठीक है, वो द्रव कैसा है? जिसका घनत्व D है और एक आदर्श द्रव है। AB क्या है? एक असमान परिच्छेद नली है जिसमें D घनत्व वाला कोई द्रव, आदर्श द्रव, धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है। देखिए एक एक टॉपिक को ध्यान रखना है कि AB एक असमान परिच्छेद नली है जिसके अंदर कोई आदर्श द्रव जिसका घनत्व D है, धारा रेखी प्रवाह में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, बह रहा है। ठीक है। Let a liquid of density D is flowing through a pipe AB of non-uniform cross-sectional area. सिरे A पर द्रव का वेग V1 है। ठीक है, दाब P1 है। सिरे A पर द्रव का वेग V1, दाब P1 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? प्रेशर P1। सिरे A पर velocity of flow of liquid V1, cross section area A1 and pressure P1, and the point and the end of B, velocity of liquid V1, cross section area V2, cross section area A2 and pressure of liquid कितना है? P2 है। ठीक है, प्रेशर। अब मान लिए कि पृथ्वी तल से सिरे A की ऊंचाई, हाइट ऑफ लिक्विड है फ्रॉम H1, और यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी? H2 हो जाएगा, है ना। दोनों की पृथ्वी तल से ऊंचाई अलग अलग है ना। क्लियर? मैंने दोनों की पृथ्वी तल से ऊंचाई A है और सिरे B की औसत ऊंचाई कितनी है? B है ना।
क्लियर। हाइट कितना ले लिया हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h1 एंड h2। सीधे बी की औसत ऊंचाई h2 है। लेट द एवरेज हाइट of ends A and B from the surface of Earth are H1 and H2 respectively। अब देखिए नली के सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण क्या होने पर, नली के सिरों के बीच दाबांतर होने के कारण उस नली के सिरों के बीच क्या दाबांतर है, द्रव नली में प्रवाहित होता है। इस स्थिति में क्या होगा, इस द्रव पर कार्य किया जाएगा। नली के सिरों के बीच दाबांतर होने का नली में द्रव प्रवाहित होता है, तो इससे क्या होगा, नली में द्रव पर एक कार्य किया जाएगा, है ना। है दाबांतर होने के कारण द्रव पर कार्य किया जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्यों दाबांतर होता है, दाबांतर होने के कारण द्रव पर कार्य किया जाएगा और उसकी गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब द लिक्विड फ्लोज थ्रू द ट्यूब। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, दिस सिचुएशन वर्क इज डन ऑन द लिक्विड विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। दाबांतर के कारण नली में द्रव बहता है, द्रव बहने के कारण इसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड, इसको मिटा देते हैं। टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड, द्रव पर किया गया कुल कार्य। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। क्या ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ओके। क्या ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टोटल वर्क डन है ना, मान लो किसी ए से प्रति सेकेंड नली में प्रवेश करने वाला द्रव, सिरे ए से प्रति सेकेंड, यहाँ से प्रति सेकेंड नली में प्रवेश करने वाला द्रव, तो एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, v1 दूरी। तो उस पर लगने वाला बल है ना F1 कल तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1, है ना। द लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए ट्रेवल्स डिस्टेंस v1 इन 1 सेकेंड, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर। अब सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने द्रव पर किया गया कार्य वही था जो हम पिछली बार गए। सिरे ए से प्रति सेकेंड, क्या लिखोगे, सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 क्या कहता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा v1, तो P1 इक्वल टू क्या, P1 A1 A1, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो सीधे से प्रति सेकंड जो द्रव निकल रहा है ना, उस पर किया गया कार्य हम निकाल दिए। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, सिरे बी से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव द्वारा किए गए कार्य, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 और V2 क्या है, वेलोसिटी एब्सोल्यूट, तो F2 कितना है हमारे पास, P2 A2 V2। ये हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया ऑन द लिक्विड। क्लियर। सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले और सिरे ए से बी से प्रति सेकंड निकलने वाले हम द्रव पर जो किए गए कार्य है उसको हम निकालिए। सिमिलरली वर्क डन बाय लिक्विड लिविंग एट पॉइंट एंड बी, उसको निकालिए। नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्या निकालेंगे, नेट डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2, तो क्या निकालेंगे हम,
क्या निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लोग करिए, है ना। P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब देखो ये हमने निकाल लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, वेयर m इज द मास, बट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब देखिए अपन मास इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हम पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमने देखा, अब डी से मल्टी, ये हो जाएगा m, होगा कि नहीं। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 V1 D इक्वल टू A2 V2 D इक्वल टू मास, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो ये A1 सब हम किससे डिवाइड कर दिए, D से डिवाइड करते हैं, D से, तो ये कैंसल, ये कैंसल, तो A1 V1 इक्वल है A2 V2 के, इक्वल है m/d के। अब हम यहाँ पुट करेंगे A1 V1 और A2 V2 जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम निकाले थे, W इक्वल टू कितना जाएगा, P1 इंटू m/d और P2 m/d, तो हमारा m/d निकल जाएगा, बचेगा प्रेशर डिफरेंस। क्लियर, ये हमारा निकल गया। क्लियर, देख लीजिए अच्छे से, इसको समझिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। ये निकाल लिए हम। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। यहां तक उतार लीजिए अच्छे से। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कहाँ कर दें, इसको मिटा देते हैं, है ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब निकालें गतिज ऊर्जा में वृद्धि, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग, है ना। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को निकाल लेते हैं। तीन चीजें हम निकालेंगे यहां पर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या निकालें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग 1 सेकेंड एट एंड ई, है ना, ए पर प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा K1 इक्वल टू हाफ m P1 स्क्वायर। सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, है ना। अब सिरे हम ना सिमिलरली काइनेटिक और लिक्विड लिविंग, सिरे बी से प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव का गतिज ऊर्जा, हम क्या निकालेंगे, K2 निकालेंगे, है ना, K2 हाफ m B2 स्क्वायर। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, क्या निकालेंगे, K इक्वल टू K2 माइनस K1। ये काइनेटिक एनर्जी में हमको वृद्धि मिल गई। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी वृद्धि। अब सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की पोटेंशियल एनर्जी P1 इक्वल टू कितना जाएगा, mgh1, वेर इज m इज द मास ऑफ, है ना। और सिरे बी से प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh2, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को U1
U1 ले लेते हैं, U2, तो U2 माइनस U1, Mg(H2) माइनस Mg(H1), तो Mg निकाल देंगे हम तो हाइट का डिफरेंस हमको मिल जाएगा। ये क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, है ना, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखा देंगे, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इक्वल टू, क्या निकालेंगे, प्रेशर एनर्जी, क्या लिखेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का मैट कर देंगे, क्लियर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, ठीक है। टोटल वर्क डन हमने कितना निकाला था, आप लोग अपना बनाइए, चलिए टोटल वर्क डन हमने कितना निकाला था, P1 माइनस P2 M/D, काइनेटिक एनर्जी हमने कितना निकाला, 1/2 M, ठीक है, और प्लस Mg, कोई डाउट यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट नहीं, चलिए M निकाल के काट लीजिए और D से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, M निकालिए काटिए, P1 माइनस P2 अपॉन D इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस G और H2 माइनस H1। अब D से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों साइड, है ना, जब D से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो P1 माइनस P2 D/2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस DG H2 माइनस H1, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 D V2 स्क्वायर माइनस 1/2 D V1 स्क्वायर प्लस DG H2 माइनस DG H1, क्लियर। अब P1 को एक साथ ले लो, P1 प्लस हाफ D V1 स्क्वायर प्लस DG H1 इक्वल टू P2 को इधर ले आएंगे, P2 प्लस हाफ D V2 स्क्वायर प्लस DG H2, ये हमारा निकल गया P प्लस हाफ DV स्क्वायर प्लस DG H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई डाउट। ये हमारा क्या निकला, बर्नौली थ्योरम, जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया, एक बार देख लीजिए अच्छे से, उतार लीजिए, कोई डाउट। ये हमको क्या निकल गया, बर्नौलीज थ्योरम, क्लियर। अब देखिए ये हमारा बर्नौली थ्योरम निकला है, जिसमें हम दाब ऊर्जा स्थिति ऊर्जा निकाले हैं और हम उसको क्या कहे हैं, बाह्य किया गया कार्य जो है निकाला कि द्रव सेक्शन ए सेक्शन बी पर किया गया कार्य किससे, द्रव पर हमको कल करने के बाद हमने एक क्वेश्चन निकाले। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको हम मिटाते हैं,
ठीक है। क्या निकलता है? इफ द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, पहला इंपॉर्टेंट है, इफ ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल तो H1 इक्वल टू H2, H1 और H2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उसमें हमको क्या निकलेगा? P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर इक्वल टू P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर। मतलब हाइट जो है इक्वल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल होगा तो निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगा? तो P प्लस हाफ डी V स्क्वायर क्या होगा? ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अब हम जो इक्वेशन निकाले हैं, कौन सा इक्वेशन निकाले हम? कोशिश, ये जो इक्वेशन हम निकाले हैं इससे क्या क्लियर होता है? दैट इट द वैल्यू ऑफ v इज, ध्यान दे रहे हैं, देखिए इसमें है ना, ये इक्वेशन जो हम निकाले हाफ डी वी स्क्वायर, इसमें क्या क्लियर होता है? वैल्यू ऑफ v इज स्मॉल देन द वैल्यू ऑफ p इज लार्ज। v जब स्मॉल होगा तो p क्या होगा? बड़ा होगा। वेलोसिटी स्मॉल होगा तो प्रेशर बड़ा होगा। देन द वैल्यू ऑफ p इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। अब जो इक्वेशन नंबर हम निकाले हाफ डी वी स्क्वायर है ना, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट हाफ डी वी स्क्वायर, तो v का मान कम होने पर, v की वैल्यू कम होने पर p का मान अधिक हो जाएगा, और v का मान अधिक होने पर, है ना, v का मान अधिक होने पर p का मान कम हो जाता है। द पॉइंट ऑफ विच प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज हाई, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द पॉइंट विल बी लो, एंड द पॉइंट वेयर प्रेशर इज लो वेलोसिटी विल बी हाई। प्रेशर और वेलोसिटी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ज़्यादा होने पर वेलोसिटी कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। हमको किसी इक्वेशन से मिलता है? ये इक्वेशन से p प्लस हाफ डी वी स्क्वायर है ना, या p इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, p प्लस हाफ डी वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, तो इसको भी लिख सकते हैं p इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस हाफ डी वी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है ना? तो ये हमारा था बर्नौली थ्योरम, जिसको मैंने शॉर्ट में ही और जल्दी जल्दी में आप लोग को समझा दिया। तो ये इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? प्रेशर और वेलोसिटी, माने v का मान कम होने पर p का मान अधिक, और v का मान अधिक होने पर p का मान कम होता है। तो पॉइंट ऑफ विच प्रेशर एट द लिक्विड इज हाई, वेलोसिटी द फ्लो ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट विल बी लो, एंड द पॉइंट वेयर प्रेशर है इज लो वेलोसिटी विल बी हाई। ठीक है, ये कंक्लूजन हम देख रहे थे। जिस बिंदु पर द्रव का दाब अधिक होगा वहाँ उस बिंदु पर द्रव के प्रवाह का वेग कम होगा, दाब अधिक होने तक वेग कम होगा, और जिस बिंदु पर दाब कम होता है वहाँ बिंदु पर द्रव के प्रवाह का वेग अधिक होता है। इन ए ट्यूब इज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इन ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द वाइडर पार्ट इज लो एंड द नैरोअर पार्ट इज हाई। असमान अनुप्रस्थ मैंने अलग अलग अनुप्रस्थ नली के चौड़े भाग में द्रव का प्रवाह का वेग कम होता है क्योंकि चौड़ा है, और संकीर्ण भाग में द्रव के प्रवाह का वेग अधिक होता है। अतः नली के चौड़े भाग में दाब अधिक और उसके संकीर्ण भाग में दाब कम होगा। द फ्लो ऑफ रिवर अपीयर्स, है ना, स्लो, देखिए गहरा जब साल बनता है ना, the flow of river appears slow at the region having more depth, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखिए गहरा जल शांत बहता है, ये चीज़ को मालूम है। एट मोर डेप्थ द स्टैटिक प्रेशर इज हाई सो दैट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस, है ना, जहाँ जल गहरा होता है वहाँ स्थैतिक दाब क्या होता है? अधिक होता है। अब बर्नौली के प्रमेय के साथ दाब अधिक करने पर जल के प्रवाह का वेग कम हो जाता है।
ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, इसका लिमिट क्या थी, क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या ऐसा था, हम देखते हैं। तो बर्नौली का थ्योरम ज्ञात करते समय यह हमको कल्पना किया गया था कि नली के किसी भी भाग पर, किसी परिच्छेद पर द्रव के प्रवाह का वेग एक समान रहता है। किंतु हम ये देखें कि वास्तव में नली के अक्ष पर द्रव के प्रवाह, हम देखे थे, पढ़े थे ना, नली के अक्ष पर द्रव का प्रवाह अधिक, और जैसे जैसे हम उसके दीवार पर जाएंगे प्रवाह का वेग कम होकर शून्य हो जाता है। वाइल डिराइविंग द बर्नौलीज, it is assumed that velocity of every particles of liquid across any cross section tube is uniform, है ना। अब practically it is not created. In fact, the particle of the liquid in the emerged layer, है ना, या innermost layer, have maximum velocity, and those on a layer in contact with the tube, है ना, with have लीस्ट वेलोसिटी। माने जब हम ट्यूब में देखते हैं तो उसके अक्ष पर द्रव का प्रवाह का वेग अधिक होता है, और जो जैसे जैसे हम उसके कांटेक्ट वाले, जो नली के संपर्क वाले पृष्ठ पर द्रव का प्रवाह का कम होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, वी शुड टेक द मीन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जब दूसरा नंबर, जब द्रव बहता है तो उसकी आंतरिक परतों में, जब द्रव बहता है तो उसकी आंतरिक परतों अपेक्षिक वेग कारण श्यान बल कार्य करता है, किंतु प्रमेय की व्युत्पत्ति के में श्यान बल को अनुपस्थित माना गया है। मैंने श्यान बल को हमने पढ़ाया था, तो उसकी आंतरिक गति जो होती है, अपेक्षिक गति होती है, उसी कारण श्यान बल लगा। लेकिन इस बर्नौली के थ्योरम में श्यान बल को हम क्या करते हैं, अनुपस्थित, एब्सेंस माना गया है। When liquid flows, the viscous force comes into play due to relative motion between the layers of liquid, but in deriving Bernoulli's theorem, the viscous force is not taken into account। माने श्यान बल को महत्व नहीं दिया जाता है। अब तीसरा क्या लिमिटेशन थी, बर्नौली का प्रमेय आदर्श द्रव के लिए सत्य है, किंतु कोई भी द्रव ऐसा नहीं जो आदर्श कहा जा सके। ऐसा कोई द्रव बना ही नहीं जो आदर्श कदम, है ना। इन डेराइविंग, है ना, इन डेराइविंग द थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, है ना। इन डेराइविंग द बर्नौलीज थ्योरम, द लिक्विड इज एज्यूम्ड बी नॉन विस्कस इन नेचर, बट इन प्रैक्टिस नो लिक्विड इज परफेक्टली नॉन, कोई आदर्श द्रव नहीं है आजकल। अब चौथा नंबर क्या गया था, ये माना गया है कि जब द्रव बहता है ना, जब द्रव फ्लो करता है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होती है, जबकि द्रव की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी वाइल द लिक्विड फ्लोस, बट इन फैक्ट some of kinetic energy is converted into heat energy and it is transferred to the surrounding। ठीक है, जब द्रव बहता है तो ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में आसपास के वातावरण को क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब पांचवा क्या था, यदि द्रव क्रव वक्राकार पथ में बह रहा है तो अभिकेंद्र बल के कारण ऊर्जा पर विचार करना चाहिए कि नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब द्रव सर्कुलर मोशन करता है, वक्रापात पर, तो अभिकेंद्र बल के कारण ऊर्जा पर विचार किया जाए, किंतु ऐसा नहीं किया गया है, ये इसके फॉल्ट थी। ठीक है, द एनर्जी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मस्ट आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज द लिक्विड फ्लोज थ्रू द कर्व। ठीक, तो ये हम कुछ उसकी कमियां थी, है ना, जो इसको ध्यान रखें। अब अदर फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम, अदर फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम देखेंगे। अदर फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली का थ्योरम क्या था हमारे पास, P प्लस हाफ डी वी स्क्वायर, क्या था हमारे पास, P1 प्लस हाफ डी, है ना। देखिए ये जो P था क्या था, प्रेशर था, D क्या है, D P1 स्क्वायर प्लस डी जी
H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर प्लस DG/2। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P से डिवाइड कर देते हैं, तो एक कंडीशन में आता है P1/D प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH1 हो जाएगा P2/D प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। इस मीन्स दैट P/D प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब D से डिवाइड किए हैं। दस इज द बर्नौली थ्योरम फॉर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। क्या होगा? यूनिट मास ऑफ लिक्विड। देयरफॉर फॉर स्ट्रीमलाइन में धारा रखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लोज ऑन आइडिया लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय का यह रूप है ना। तो आदर्श द्रव के लिए धारा रेखी प्रवाह के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये खोज है प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए बर्नौली का थ्योरम है। आदर्श द्रव के लिए धारा रेखी प्रवाह के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्लियर? अब तीसरा हम केस देखते हैं बर्नौली थ्योरम में। क्या था ना? P1 प्लस हाफ D1 स्क्वायर फिर से लिखाते हैं P1 प्लस हाफ D1। अब हमको डिवाइडिंग करेंगे किससे? DG से। ठीक है, अब इसी में हम DG से डिवाइड करते हैं। चलिए पहले D से डिवाइडिंग बाय DG, तो क्या हो जाएगा? DD कट जाएगा 1/2 P1 स्क्वायर बाय G प्लस GG कट जाएगा, है ना। किससे? डिवाइडिंग बाय DG कट जाएगा, तो बचेगा H1। ये हमको मिलेगा, DG से डिवाइड कर दिया। तो ये जो निकला है प्रति एकांक भार के लिए, किसके लिए? पर यूनिट वेट। प्रति एकांक भार के लिए बर्नौली का प्रमेय है। तो शब्दों में क्या लिखेंगे? दाब शीर्ष धन वेग शीर्ष धन स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष धन वेग शीर्ष धन स्थैतिक शीर्ष एक कांस्टेंट। प्रेशर हेड प्लस दूसरा क्या बोले हम? वेलोसिटी हेड है। तीसरा क्या था? ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटी हेड। एक नियतांक मिल गया हमको। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम का जो अदर फॉर्म था, इसको देखने के बाद अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम हमारा आता है वेंचुरी मीटर। क्या आता है? बर्नौली प्रमेय का जो अनुप्रयोग था उसका एक उदाहरण है वेंचुरी मीटर। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक में हम वेंचुरी मीटर को हम देखेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अच्छा लगे वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और इसको अच्छे से देखिए समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय